हेलो, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पावर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो देखिए, पहला चैप्टर है पहला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, यूरोप महादेश के अंतर्गत। ध्यान से एकदम देखना। और फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा हुआ था? ये हुआ था बुर्बो वंश के द्वारा। और मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनारी। और इटली जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध की निम्न में से कौन सा था? कौन सा था? इसमें ऑस्ट्रेलिया था ना, ऑस्ट्रेलिया। और काउंट कपूर को विक्टर इमैनुअल के ने किस पद पर ये नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। और गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। और जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला में चलते हैं। और देखो यहाँ जलवेरिन एक संस्था थी, व्यापारियों की थी यह संस्था। और रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। और फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में, सब लोग जानता है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यूनान का। और 1829 में एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? किसके साथ संधि देश के साथ हुई थी? ये तुर्की के साथ हुई थी। और यहाँ है ईडी के स्थान को पूर्ति करने वाला है, तो यह हम बना के युद्ध में किसके युद्ध में ही एक महान शक्ति के पतन पर दूसरे दूसरे यूरोप महाशक्ति जर्मन जर्मन का जन्म हुआ था? तो सेडाउन का हुआ था, सेडाउन का। किसका हुआ था? इधर लिख देंगे, सेडाउन। किसका हुआ था? सेडाउन का। और दूसरा क्या है? जिनेवा का युद्ध कब जिनेवा का युद्ध डॉडो और डॉडो के बीच हुआ था? किसके किसके और बीच हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच। फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। प्रसा के बीच हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। प्रसा। और 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति ने डॉडो युग का भी अंत किया था। तो किसका किया था? नेपोलियन युग का। मेटरनिक युग का कि नेपोलियन युग का? मेटरनिक युग का किया था। मेटरनिक युग का युग मेटरनिक युग का अंत किया था। और अगला क्वेश्चन, वेटिकन सिटी के राजमहल का जहां डॉडो रहते थे, जो इटली के डॉडो से बचा रहा था। क्या बचा रहा था? इटली के बचा रहा था पोप से प्रभावित ना, पोप और प्रसा से। पोप और प्रसा। पोप और प्रभाव था, प्रभाव पोप से प्रभाव था। और दूसरा क्या? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक डॉडो को वहाँ का राजा घोषित कर दिया था। कहाँ का राजा घोषित कर दिया था? तो ओटो ओटो के ना, ओटो को राजा घोषित कर दिया था, ओटो। और दूसरा क्या? हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। बुडा बुडापेस्ट बुडापेस्ट। ये रे के स्थान खत्म हो गया। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। निम्नलिखित में समूहों का मिलान करें। देखो, अब मिलान है तो मेजनी का क्या संबंध था? मेजनी का संबंध इटली से था ना, इटली। और हिगेल क्या था? दार्शनिक था। हिगेल एक दार्शनिक था। और बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क जर्मन राज्य का चांसलर था ना, जर्मन का चांसलर था। और विक्टर इमैनुअल क्या था? राजनीतिक था। और दूसरा है क्या? वियना सम्मेलन का गठन कब हुआ था? 1815 में। और मेटरनिक पातन कब हुआ था? मेटरनिक पातन हुआ था 1848 में। 1848 में मेटरनिक पातन हुआ था। और मेटरनिक का पातन 1848 में ना। और इटली का एकीकरण हुआ था। इटली का एकीकरण हुआ था 1871 में। इटली का एकीकरण हुआ था 1871 में।
और सिडोवा का युद्ध 1815 में, अरे 70 में हुआ था, वो गलती हो गई, गलती 1870 में हुआ था। और अगला चलते हैं तीसरा मिलान, समूह आ, तीसरा है कोसूत, तीसरा कोसूत, कोसूत का हुआ था हिंगरियान राष्ट्रीय किसान से, हिंडियान राष्ट्रीय किसान से कोसूत का हुआ था। इंडियानापुल की संधि कब हुई थी? इंडियानापुल की संधि, इंडियानापुल की संधि हुई थी 1829 में, इंडियानापुल की संधि को है 1829 में। यूनान की स्वतंत्रता कब घोषित किया गया था? यूनान की स्वतंत्रता कब घोषित किया गया था? 1832 में, यूनान की 1832 में घोषित किया गया था। और पोलैंड आंदोलन कब हुआ था? 1863 में। हो गया। लघु उत्तरीय प्रश्न चलते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद क्या था, क्या है? पहला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक संस्कृति समाज, लेट कट गया था, कोई दिक्कत नहीं, भौगोलिक संस्कृति समाज विशेष में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक बनते हैं। दूसरा प्रश्न, मेजनी कौन था? मेजनी एक साहित्य राजगणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी कार्बोनारी नामक गुप्त दल का सदस्य था और मेजनी ने 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किया था। तीसरा प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? देखो, एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी और जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में विभक्त था और ऊपरी जर्मन प्रोटेस्ट एवं दक्षिणी जर्मनी भौगोलिक बाहुल्य क्षेत्र था। और दूसरा, जर्मन में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। अगला प्रश्न है, मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था और मेटरनिक ने 1815 में 1848 तक यूरोप के राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए 1815 से 1848 के काल को मेटरनिक युग कहा जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न 60 लगभग शब्दों में उत्तर दें, 60 शब्दों में उत्तर देना है। देखो, पहला क्वेश्चन, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, लुई फिलिप की कमजोरी नीति, और दूसरा, लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजों को प्रधानमंत्री बनाया और पूंजीपति वर्गों को साथ लेकर चलाया था। असफल विदेशी नीति, और है किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं था और बेरोजगारी एवं भूखमरी का बहुत अधिक बढ़ जाना। अगला क्वेश्चन है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? देखो, ऑस्ट्रिया की भूमिका थी, इटली और जर्मनी के एकीकरण ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था। 1830 की क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए और समय मेजनी उत्तरी और मध्य इटली को एकीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन मेटरनिक ने नागरिक आंदोलनों को दबा दिया था। जर्मन में राष्ट्रवादी भावना को दबाने के लिए मेटरनिक दमनकारी कानून कॉलसदवाद के आदेश से दबा दिया। तीसरा है, यूरोप के राष्ट्रवाद को फैलाने में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी? गैरीबाल्डी का कार्य क्या था? इसमें गैरीबाल्डी का है, रुक जाओ, गैरीबाल्डी का कार्य क्या था, खाली है, गैरीबाल्डी का कार्य क्या था? देखो, गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था और गैरीबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर गणतंत्र का स्थापना किया। गैरीबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण की योजना बनाई तो काबूल ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। इसी बीच गैरीबाल्डी की भेंट काउंट काबूल से
से हुई और यह दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्रों विक्टर एमानुएल को दे दिया। इस तरह गैरिबाल्डी के असहयोग से इटली का एकीकरण हो गया था। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद की नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। देखो, यूरोप राष्ट्रवाद को फैलाने में फ्रांस की क्रांति के बाद में नेपोलियन के लिए आक्रमण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियान ने नवयुवक का संदेश पहुंचाया। नेपोलियन में इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से निकालकर वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी का एकीकरण मार्ग प्रशस्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, बिलियन एक किस वैज्ञानिक जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए आवश्यक था। कैसे। देखो, बिलियन जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है और जर्मनी के एकीकरण के लिए बिलियन ने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। चांसलर नहीं बनाता तो जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं। इटली के एकीकरण में मेजनी काबूर और गैरिबाल्डी के योगदान को बताएं। इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान। मेजनी साहित्य गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी का संबंध कार्बोनारी गुप्त दल से था। 1830 में मेजनी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करना चाहा, लेकिन मेटरनिख ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया, जिसके कारण मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। मेजनी ने 1830 में यंग इटली और जर्मनी में 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किया। 1848 में मेजनी इटली का एकीकरण था और कर गणराज्य बनाना चाहता था और लेकिन सार्डिनिया पिडमोंट का शासक चांसलर एल्बर्ट ने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय करना चाहा था। पोप इटली को धर्मराज्य बनाना चाहता था। इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली का एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। मेजनी पुनः पलायन कर गया। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में काउंटर कबूर का योगदान। देखो, सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर एमानुएल काउंट कबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। काउंट कबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी का काउंट कबूर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। 1853 से 54 क्रीमिया के युद्ध के ऑस्ट्रिया को हराने के लिए काउंट कबूर ने फ्रांस के तरफ से भाग लिया। काउंट कबूर फ्रांस के नेपोलियन उसे एक कूटनीतिज्ञ संधि कर ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। काउंट कबूर ऑस्ट्रिया को हरा के लोम्बार्डी पिडमोंट पर कब्जा कर लेता है। फ्रांस को मदद करने के बदले में कबूर ने 30 और सेवाएं नामक रियासतों फ्रांस को दे दिया। 1860 से 61 बक काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तरी और मध्य इटली के सभी रियासतों को मिला लिया। 1862 तक दक्षिणी इटली, रोम तथा वेनेसिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय कर लिया। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का योगदान। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था और मेजनी के विचारकों का समर्थक था, परंतु बाद में काबूर के संवैधानिक राजतंत्र का पक्षकार बन गया। गैरिबाल्डी सिसिली और नेपाल से आक्रमण कर वहां गणतंत्र स्थापना किया। गैरिबाल्डी ने जब रोम और आक्रमण की योजना बनाई तो काबूर ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। इसी बीच गैरिबाल्डी भेंट काबूर से हुई और वह दक्षिण इटली के जीत गए और क्षेत्र विक्टर एमानुएल को दे दिया। इस तरह गैरिबाल्डी असहयोग से
इटली का एकीकरण 1871 में पूर्व हुआ। राष्ट्रवाद के उदय के कारण और प्रभाव का चर्चा करें। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण पहला, पुनर्जागरण के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थिति। दूसरा, 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श। तीसरा, नेपोलियन का सैन्य अभियान। चौथा, विक्टर एमानुएल की मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। दूसरा है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका। देखो, बिस्मार्क प्रशा के शासक बिलियन का चांसलर था। बिस्मार्क जर्मन डाइट में प्रशा का प्रतिनिधि था। बिस्मार्क हीगेल के विचारों से प्रभावित था। बिस्मार्क रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया। जर्मन के एकीकरण के लिए प्रशा और डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस से युद्ध हुआ। 1864 में प्रशा ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। 1866 में ऑस्ट्रेलिया प्रशा के बीच सेडोवा का युद्ध हुआ और 1871 में फ्रांस में प्रशा के बीच सेडोवा का युद्ध का हुआ और 10 मई 1871 को फ्रांस प्रशा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। इस तरह 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूर्व हुआ।